अब रात में कहीं से घंटे की आवाज सुनाई पड़ रही है। आवाज से पूरा शहर गूंज उठा। सब मरे हुए लोग जो अभी भी उसी दुनिया में थे कहीं जाने लगे। मिशेल ने कहा, हर बार जब आसमान में चांद पूरा होता है उस रात सारी आत्माएं निकला करती है ताकि अपने खोए हुए लोगों को वो ढूंढ सके, क्योंकि मरने के बाद सब हमसे जुदा हो जाते हैं। बहुत सारी आत्माएं अपने खोए परिवारजनों को देख बहुत भावुक हो उठे। मूवीज ट्राइब के पिटारे में आज की कहानी है उन भटकती आत्माओं की जो मरने के बाद इसी दुनिया में रह जाते हैं। क्या होता होगा उनका? क्या उन्हें कभी मुक्ति मिल पाएगी? बड़ी ही दिलचस्प और अलग किस्म की ये जापानीज कहानी 2024 की द परेड्स, डायरेक्टर मिचिहितो फूजी, IMDb 6.7। दोस्तों, आपको मुझसे कहानियां सुनना अच्छा लग रहा है ना? आप एंजॉय कर रहे हैं ना? तो मुझे और साथ ही चैनल को थोड़े थोड़े शेयर, थोड़े थोड़े लाइक, कमेंट्स तो कर दो। और मेरी दूसरी K-ड्रामा चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। हर तरह के वेब सीरीज आप वहां सुन सकेंगे। फटाफट से सब्सक्राइब करें। तो अब कहानी सुनते हैं। कहानी की शुरुआत मिनाको से हुई, जो अपने बेटे रियो के साथ बीच पर मस्ती कर रही है कि तभी अचानक से चारों तरफ सन्नाटा छा गया और फिर कुछ ही सेकंड्स में समंदर की बड़ी बड़ी लहरों की आवाजों से माहौल गूंजने लगा। मिनाको जख्मी हालत में समंदर से बाहर आई। आसपास सब बर्बाद हो चुका था, पर ऐसे समय में भी एक माँ के मन को यही डर खाए जा रहा कि उसका बेटा कहाँ गया। रियो, रियो! मिनाको चारों ओर जोर जोर से पुकार रही है, लेकिन जवाब कोई नहीं दे रहा। रेस्क्यू टीम मरे और जख्मी लोगों को मकान के गिरे मलबे के नीचे से निकालने की कोशिश कर रही है। असल में वहाँ एक बहुत तेज भूकंप आया है, जिसके कारण गहरे सागर ने अपने विशालकाय लहरों से किसी चादर की तरह शहर को ढाक लिया। अब मिनाको तुरंत भागकर रेस्क्यू सेंटर पहुंची और अपने 7 साल के रियो के बारे में पूछने लगी, मगर उसकी बात का कोई भी जवाब ही नहीं दे रहा, यहाँ तक कि उसका पड़ोसी भी नहीं। और जैसे ही उसने वहाँ मौजूद अपने एक पड़ोसी को छुआ, वो दोबारा खुद को उसी समंदर के किनारे पाती है। ये सब क्या हो रहा है उसके साथ? उसे किसी बात की कोई खबर नहीं। अगले दिन जब वो टूटे घरों के मलबे में रियो को ढूंढ रही है, उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो गाड़ी लेकर कहीं जा रहा है। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको! एक औरत को अपने पीछे इस तरह भागते देख उसने गाड़ी रोक दी और मिनाको के पास आकर उसे संभाला। क्या तुम असली हो? क्या तुम मुझे देख और सुन सकते हो? मिनाको ने पूछा। उसके इन अजीब सवालों का भी वो इंसान क्या जवाब देता। उसने उसे संभालते हुए गाड़ी में बिठाकर अपने कुछ साथियों के पास लेकर आया। उसके एक साथी मिशेल ने कहा, लगता है अकीरा किसी नए मेहमान को लेकर आया है। जब उन्हें पता चला कि मिनाको भूकंप की चपेट में आए हुए लोगों में से है, तो उसे कोई कुछ पता नहीं रहा। मिनाको की जिद करने पर उसे बताया गया कि असल में वो मर चुकी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे बिना रियो का क्या होगा? किस हालत में होगा वो? अपने मरने की बात जानकर वो रियो से मिलने के लिए और ज्यादा बेचैन हो उठी। अब बाकियों से बात करने पर पता चला कि यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, उन सबके कुछ न कुछ काम अधूरे रह गए हैं, इसलिए अभी तक उन्हें मुक्ति नहीं मिली है। मिनाको ये जानकर घबरा गई। उन्हीं में से एक काओरी, जो मिनाको के मन की बातें समझ रही थी, उसे कमरे में ले जाकर आराम करने को कहती है। वहाँ कमरे में मिनाको को रियो के बचपन से लेकर अब तक की सारी यादें याद आ रही थी, जिससे उसकी आंख खुली तो फिर वो बाहर आई। आओ आओ, हमारे साथ नाश्ता करो। काओरी ने मिनाको को साथ खाना खाने बुलाया और बाकी सबसे परिचय करवाया। वो लड़का जो उसे यहाँ लेकर आया था, उसका नाम अकीरा है। साथ ही वहाँ मिशेल मौजूद है, जो एक बहुत बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर था। उन दोनों के अलावा वहाँ तनाका और शोरी भी है। तनाका सभी आत्माओं को आफ्टर लाइफ यानी कि दूसरी दुनिया में लेकर जाता है, और शोरी मरने से पहले एक याकुजा मेंबर था, यानी कि माफिया गैंगस्टर। ऐसे सब लोगों को यूं घुलता मिलता देख मिनाको को रियो की याद सताने लगी। अकीरा, क्या मुझे तुम्हारी गाड़ी मिल सकती है? मैं शहर जाकर किसी को ढूंढना चाहती हूँ, मिनाको बोली। अकीरा ने मिनाको का दिल का हाल समझकर उसे गाड़ी दे दी। अब मिनाको सीधा अपने काम की जगह पर पहुंची। मिनाको एक जर्नलिस्ट थी। वो यहाँ मरे हुए लोगों की लिस्ट में रियो का नाम ढूंढने आई है। आखिर कुछ तो जानकारी उसे मिल सके, मगर उसके हाथ कुछ न लगा। मिनाको के वापस आने पर सभी बात करते हुए उसे भी अपने साथ मजे करने को कहते हैं, लेकिन मिनाको का मन अभी भी बहुत बेचैन है। उसे ये सब नहीं भा रहा। वो समय की बर्बादी नहीं करना चाहती और फैसला करती है कि वो यहाँ से अकेली चली जाएगी। अकीरा बोला, क्या तुम बस आज रात के लिए हमारे साथ रुक सकती हो? बस एक रात की बात सोचकर मिनाको रुकने को मान जाती है। अब रात में कहीं से घंटे की आवाज सुनाई पड़ रही है। आवाज से पूरा शहर गूंज उठा। सब मरे हुए लोग जो अभी भी उसी दुनिया में थे कहीं जाने लगे। मिशेल ने कहा, हर बार
जब आसमान में चांद पूरा होता है उस रात सारी आत्माएं निकला करती है ताकि अपने खोए हुए लोगों को वो ढूंढ सके, क्योंकि मरने के बाद सब हमसे जुदा हो जाते हैं। बहुत सारी आत्माएं अपने खोए परिवारजनों को देख बहुत भावुक हो उठे। मिनाको भी इसी उम्मीद में कि इसी तरह वो एक दिन रियो को ढूंढ लेगी, अब वही रहने का फैसला करती है। अगली सुबह मिनाको ने सबको अपने बेटे के बारे में बताया। वो सब भी मिनाको की इसमें मदद करेंगे। अब यहाँ अकीरा अपने कमरे में दुनिया में चल रही चीजों पर नोट्स बना रहा है। तभी मिनाको वहाँ आई। अकीरा का सपना है कि वो अपने नोट्स की मदद से सबको समझा पाए कि दूसरी दुनिया जैसी दुनिया भी होती है, और इसके लिए वो मिनाको से उसका इंटरव्यू लेने का पूछता है। मिनाको भी कुछ सोचती हुई हाँ बोल देती है। यहाँ शोरी अपनी याकुजा बाइक लेकर अपने घर आया है। उसके पिता का जन्मदिन है। वो आज भी शोरी को बहुत याद करते हैं। जानकर शोरी मन भारी कर वापस आ गया। अब इधर मिशेल अपनी ही बनाई एक मूवी देख रहा है जिसे वो जीते जी पूरा ना कर सका। रात में जब सब मिले तो शोरी से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगे कि वो उसे मिल पाया या नहीं, पर शोरी उसे मिल नहीं पाया। तुम कैसे मरे थे शोरी? मिनाको ने पूछा। शोरी ने कहा, मैं एक शूटआउट के दौरान मारा गया था। उसकी आखिरी इच्छा यही है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड जिससे कुछ समय में उसकी शादी होने वाली थी उसे यो अकेला छोड़ने के लिए माफी मांगना चाहता है। मिनाको भी खुद रियो से इसी बात के लिए माफी मांगना चाहती है, उसे अकेला छोड़ने के लिए। अब अगले दिन वो खुद से उसे ढूंढने को निकल पड़ी और ढूंढते हुए वो एक थिएटर जा पहुंची जहां मिशेल पहले से अपनी वही अधूरी बनी मूवी देख रहा है। मूवी के किरदार में कोगा नाम के एक लड़के को देखते हैं। कोगा दिल से कमजोर है, पर उसके दोस्त उसे शहर में चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट में भाग लेने पर दबाव डाल रहे हैं। ना चाहते हुए भी कोगा उनकी बात को मान जाता है। मियाको जो कोगा को पसंद करती है, उसकी हालत समझती है, वो उसे समझाने की कोशिश करती है। अब प्रोटेस्ट के समय कोगा को जिस बात का डर था वही हुआ। स्टूडेंट्स के ऊपर पुलिस वालों ने हमला बोल दिया। सभी को बेरहमी से मारा जा रहा है। उन्हें यहाँ से भगा रहे हैं। ये सब बंद करने को कह रहे हैं। कोगा उन मिले जख्मों से बहुत ज्यादा करहा रहा है और मियाको ने अपना प्यार का मरहम उसके शरीर पर पड़े जख्मों पर मल दिए। और तभी यहाँ असली दुनिया में देखते हैं कि मिशेल की मूवी खत्म हो गई। मिनाको को अचानक वहाँ देख वो एक पल के लिए घबरा गया। मिनाको ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, इसके बाद आगे क्या हुआ था? मिशेल बोला, उसे पूरा करने से पहले ही मैं मारा गया। उसका भी सपना है कि वो किसी तरह इस अधूरी कहानी को पूरा करे। ये कहानी और किसी की नहीं बल्कि खुद मिशेल की ही अधूरी प्रेम कहानी थी। ये सुनकर मिनाको को सोचने लगी। अब दूर शहर में एक घर दिखाता है जहाँ काओरी अपने बच्चों को देखने आई है। उसकी बड़ी बेटी अब माँ बनने वाली है। वो अपने सभी भाई बहनों का काओरी की तरह ही ध्यान रखती है। ये सब देख काओरी की आंखें भर आई। मरने के बाद उसके बच्चों को बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उनके लिए जीना एक संघर्ष से कम नहीं था। अब रात में सभी अपनी अपनी अधूरी ख्वाहिशों के बारे में सोच रहे हैं और उन्होंने ठाना कि वो सभी अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे। सुबह मिनाको की आंख खुली और बाहर आकर देखा कि मिशेल आया है। उसने उसे कैमरा पकड़ाया जिसकी मदद से वो अपने अधूरी कहानी को मरे हुए लोगों की दुनिया में पूरा करना चाहता है। काफी अरसा बीत गया है। ये जगह भी काफी ज्यादा बदल चुकी है। मिशेल समझ नहीं पा रहा कि उसे क्या बोलना चाहिए। फिर उसके लिए सभी बहुत मेहनत करते हैं ताकि वो अपने डायलॉग्स को सही से बोल पाए, पर मिशेल सफल नहीं हो पाता। अब दूर एक लड़की को खड़ा देखते हैं जो शायद अभी अभी मरी है और उसे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ चल क्या रहा है। भटकती हुई वो मिशेल, शोरी, काओरी, अकीरा और मिनाको के पास पहुंची है। मिनाको जिसे अब सब समझ आ चुका है कि तुरंत के मरे हुए लोगों को सब समझना कितना मुश्किल होता है, वो खुद उस लड़की के पास जाकर खुद का परिचय करवाती है। वो लड़की बोली, मेरा नाम नैना है। यहाँ क्या हो रहा है? इस बात का जवाब तो किसी के पास नहीं। अब मिशेल भीड़ से बाहर आया और नैना का हाथ पकड़कर उससे बातें करने की कोशिश करता है तो उसे पता चला कि नैना ने खुदकुशी की है। पुराने जख्म भरने में काफी वक्त लगते हैं, पर कुछ लोग उस वक्त उस पीड़ा को सह नहीं पाते, लेकिन उसके लिए भी वक्त चाहिए होता है। सोचते हुए मिशेल ने नैना का हाथ छोड़ सब वक्त पर छोड़ दिया। शाओरी की आज बरसी है। वो अपने परिवार वालों से मिलने गया है। मन में उम्मीद है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी वहाँ होगी, लेकिन मैंने तो उसे अकेला छोड़ दिया था। उसे तो मुझसे नफरत हो गई होगी। शोरी के मन में यही सब ख्याल चल रहे हैं। अब अपनी कब्र के पास पहुंचकर उसने अपने पिता और उसके बाकी याकुजा साथियों को वहां पाया। तभी उसे दूर रोती हुई आंखें दिखी। ये शोरी की गर्लफ्रेंड मिजुकी है जो अंदर आना तो चाहती है पर उसे ना जाने क्या चीज रोक लेती है।
और वो रोते हुए वापस जाने लगी। आज भी मुझे वो याद करती है, सोचते हुए शोरी उसके घर गया। मिजुकी शोरी और अपनी तस्वीरें देख रही है। इतने में उसका मंगेतर घर आ गया। मिजुकी ने तुरंत अपने आंसू को छुपाते हुए सब समेट कर रख दिया और उससे बात करने लगी। शायद वो अपनी जिंदगी में खुश है और उसका मंगेतर भी उसका ध्यान अच्छे से रखता है, इसलिए मिजुकी को अब मेरे बारे में सोचना नहीं चाहिए। शोरी के मन के ख्याल अचानक से बदल गए, लेकिन जब मिजुकी बाहर आई तो वो शोरी को याद कर फूट फूट कर रोने लगी। किसी को भुला पाना क्या इतना आसान होता है, खासकर तब जब वो इंसान ही आपके लिए सब कुछ हो। मिजुकी की हालत देख शोरी को भी समझ आ रहा है। उसने मिजुकी को लंबी उम्र की दुआएं दी और उसे अकेला छोड़ जाने के लिए माफी मांगता हुआ वहां से चला गया। रास्ते में उसकी आंखें भी गीली है। जब सबको शोरी के बारे में पता चला तो वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि अब शोरी को मुक्ति मिलने वाली है और वो पूरी तरह से दूसरी दुनिया में जा सकता है। अगली सुबह वो सिगरेट सुलगाते हुए तनाका का इंतजार करने लगा। जिंदगी कितनी छोटी और अनमोल होती है ना। हमें जीते जी ही सब सपनों को पूरा कर लेना चाहिए, ताकि मरने के बाद कोई गम न रह जाए। तनाका वहां आया और शोरी उसके साथ इस दुनिया को छोड़ उस दुनिया में चला गया। नैना, जो अब तक सब समझ गई कि वो मारी जा चुकी है, उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस इंसान को जान से मार देना चाहती है जिसकी वजह से उसे खुदकुशी करना पड़ा, पर यह मुमकिन नहीं। सभी उसे समझाते हैं। अब अकीरा और मिनाको के काम करने वाली जगह पर जाते हैं, जहां मिनाको अब अकीरा के इंटरव्यू के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसने बताना शुरू किया, रियो मेरे 7 साल का बेटा है और मैं अपने बच्चे को अकेले पाल रही थी। काम में इतना ज्यादा मशरूफ रहने के कारण उसे वक्त नहीं दे पाती थी। 7 साल में जब एक बार मैं उसके लिए वक्त निकाल कर उसे बीच घुमाने ले गई तो भूकंप ने मेरा सब कुछ उजाड़ दिया। रियो के हालात के बारे में मिनाको को कोई खबर ही नहीं कि वो जिंदा होगा या वो भी उसी की तरह मारा गया। अकीरा, जिसे अभी समझ आया कि वो मिनाको से उसे परेशान करने वाला सवाल नहीं पूछ रहा, शायद मिनाको के कष्ट देखकर अब उसे प्यार हो गया है। अब यहाँ नैना घूमते हुए अपने स्कूल पहुंची। कुछ लड़कियां उसकी दोस्त यासुका को बुली कर रही है। ये वही लड़कियां हैं जिनके कारण आज नैना की ये हालत है। नैना उन्हें मारना तो चाहती है, पर वो बेबस खड़ी बस देखती रही। अब गुस्से में वापस आकर वो सबको उल्टा सीधा बोलने लगी। आज चांद रात है। शहर एक बार फिर घंटी की आवाजों से गूंज उठा। नैना का गर्म मिजाज सही करने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं, सोचते हुए मिनाको उसे अपने साथ सभी आत्माओं के बीच लेकर गई। सबको रोते हुए अपने बिछड़े परिवारों से मिलने की खुशी देख नैना का पत्थर का दिल भी पसीज गया। कभी कभी मरने के बाद भी हमारी मुसीबतें हमारा पीछा नहीं छोड़ती। मरना ही हर बात का हल नहीं, डटकर मुसीबतों का सामना करना चाहिए। यहाँ अकीरा और काओरी वापस से काओरी की गर्भवती बेटी को देखने पहुँचे। बच्चा बहुत ही तंदुरुस्त है, बस आपको थोड़े आराम की जरूरत है, डॉक्टर ने कहा। काओरी, जिसका सपना था कि वो अपनी बेटी को माँ बनते हुए देखे, अब इस सपने को पूरा होते देख वो मन ही मन बेहद खुश है। लेकिन उसके मरने के बाद उसकी बेटी ने अपने बाकी भाई बहनों को कितनी मुश्किल से पाला पोसा। अकीरा ने समझाया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, लोगों के मरने का कोई समय नहीं होता, मौत बिन बुलाए ही आती है। अब मिनाको ने अकीरा के बारे में सब जानना चाहा, क्योंकि उसके बारे में किसी को ज्यादा कुछ नहीं पता। अकीरा मिनाको को पसंद करने लगा है, वो उसे कुछ छुपा नहीं पाता। और फिर वो उसे लेकर वो अपने घर आया। अकीरा के पिता एक फार्म हाउस चलाते थे, बहुत सारे जानवर भी पाले, जिससे वो उनके दूध के बने सामान को बेचकर पैसे कमा सके। पूरा दिन वो मेहनत करते और रात में अकीरा की जिंदगी के ऊपर नोवेल लिखते। अकीरा बचपन से ही बीमार रहता था। वो आम बच्चों की तरह बाहर नहीं जा सकता था, इसीलिए घर में ही रहकर किताबें लिखा करता। और एक दिन बीमारी के चलते वो मारा गया। कितनी अजीब बात है ना कि दुनिया में सबको लगता है कि उनकी जिंदगी में ही कितनी कठिनाइयां हैं, पर जिनकी जिंदगी सच में कठिनाइयों से गुजर रही होती है उनके बारे में कभी कोई जान ही नहीं पाता। अकीरा के पिता अकीरा के बचपन के बारे में सबको बताना चाहते हैं और अकीरा का यही सपना है कि वो अपने पिता की लिखी हुई नोवेल को पब्लिश होते हुए देखे। मिनाको के मन के किसी कोने में भी अकीरा के लिए हमदर्दी पैदा होने लगी। अब यहाँ नैना वापस यासुका के पास आई। मुसुको ने अपने कुछ चमचियों के साथ उसका जीना हराम करके रखा है, लेकिन यासुका सब हंसते हुए सह लेती, पर उसकी दोस्त नैना ही अब उसके पास नहीं थी। यही सोचते हुए वो भी स्कूल के छत से नीचे कूदने वाली थी। नैना ने उसे रोकने की कोशिश की और यासुका के पास भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो आत्महत्या कर सके। वो जमीन पर बैठ रोने लगी। नैना उसे पीछे से गले लगाती है, तुम वो गलती मत दोहराना जो मैंने की थी।
अब यह मिशेल चिल्लाता हुआ भागता हुआ मिनाको के पास आया। मिनाको, 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 मुझे इसका पता मिल गया है, वो जिंदा है, मुझे रोयो का पता चल चुका है। मिनाको, जो इतने वक्त से यही सुनने के इंतजार में थी, रोती हुई जमीन पर आ बैठी। कैसे कैसे वो अपनी बेटी से मिलेगी, किस तरह से अपनी गलती की माफी मांगेगी, यही सब उसके दिमाग में चल रहा है। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो उस अनाथ आश्रम पहुंची जहाँ रोयो है। अंदर जाने पर एक लड़का भागता हुआ रिसेप्शनिस्ट के पास आया। रोयो की हालत वापस से बहुत ज्यादा खराब हो रही है, उसे कल सुबह ही जल्दी डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। मरे हुए लोगों की दुनिया में जो हालत मिनाको की रोयो को याद करके है, यहाँ रोयो को भी अपनी माँ को याद करते हुए वही हालत है। मिनाको तुरंत उसके कमरे में गई। रोयो बिस्तर पर दर्द से कराहते हुए माँ माँ पुकार रहा है। मिनाको की आंखें छलछला उठी। उसने रोयो से माफी मांगी। रोयो जो अभी बच्चा है, मिनाको की आवाज उस तक पहुंच रही है। अब हम घर चलेंगे ना, और आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी ना? रोयो मिनाको से एक के बाद एक दर्द भरे सवाल कर रहा है, जिनके जवाब मिनाको के पास नहीं है। मिनाको किसी तरह खुद को संभालती है। उसने रोयो को गले से लगा लिया और बोली, मेरे बहादुर बच्चे, अब से तुम्हें अकेले ही रहना होगा, लोगों की मदद करना और कभी भी किसी गलत काम में नहीं जाना। मिनाको आज रोयो को उसके लिए अपने दिल में छुपे सारे प्यार दिखा देना चाहती है। पता नहीं फिर कभी मुलाकात होगी भी या नहीं। रोयो समझदार बच्चा है, वो समझ गया कि उसकी माँ की दुनिया अब अलग है, और बात करते करते वो सो गया। सुबह तक वो बिल्कुल ठीक हो गया। मिनाको भी यहाँ अब तनाका के साथ दूसरी दुनिया में जाने पूरी तरह से तैयार है। क्या आप मेरी एक और अधूरे काम को खत्म करने में मदद कर सकते हैं? मिनाको ने भारी मन से पूछा। तनाका मान गया। मैं दूसरी दुनिया में जाने से पहले मिशेल के अधूरी कहानी को पूरा खत्म करवाना चाहती हूँ। अब सभी बहुत ज्यादा खुश हैं। सभी मिशेल के अधूरी कहानी को पूरा करवाने में जी जान से लग गए। खुशी के पल पता ही नहीं चलता कब कहाँ निकल जाते हैं। मिशेल की कहानी के दौरान अब हम देखते हैं कि कोगा, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट से डर गया था, अब वो शहर छोड़कर जा रहा है। मियाको उसके पास आई। वो नहीं चाहती कि वो उससे दूर जाए, पर कोगा समझ चुका था कि उसकी दुनिया यहाँ नहीं है। उसने मियाको को आखिरी बार गले से लगाया और दूसरे शहर के लिए रवाना हो गया। दूसरे शहर में उसका मन नहीं लग रहा, लेकिन टोक्यो जैसे बड़े शहर में वो कुछ बनकर ही अब वापस जाएगा। मियाको भी अपनी जिंदगी में खुश तो थी, मगर आज भी उसके दिल के किसी कोने में कोगा की तस्वीर बसी हुई है। कोगा आगे चलकर एक बहुत कामयाब आदमी बना, पर उसे ये सब करने में 50 साल लग गए। वो वापस अपने शहर लौटा। कितना अरसा बीत गया है, पर आज भी मियाको की यादें मेरे दिमाग में हैं। और फिर उसकी मुलाकात मियाको की पोती से हुई, जिसका किरदार नैना कर रही है। उससे बात कर कोगा को पता चला कि मियाको भी उसे बहुत ज्यादा याद करती, हमेशा उसी के बारे में बात करती। क्या तुम मुझे उसे मिलवा सकती हो? कोगा ने पूछा। पोती कोगा को एक कब्र के पास ले आई, जहाँ मियाको दुनिया की सभी परेशानियों से दूर जमीन के अंदर आराम कर रही है। जिंदगी कितनी अजीब होती है ना। किसी छोटी सी बात को अगर हमेशा याद रखने की कोशिश करें तो उसे हम चंद पलों में भूल जाते हैं, मगर किसी एक चीज को अगर जिंदगी का हर पल देकर भी भुलाने की कोशिश करो तो वो हमेशा हमें याद रहता है। और जिंदगी की कीमत कितनी ज्यादा है, कोगा को समझ आ गया। वो मियाको के आखिरी समय में भी उससे मिल नहीं पाया। इसके बाद वो उसी बीच पर गया जहाँ उसे मियाको की आत्मा सामने दिखी। उसने भागकर उसका पीछा किया, जैसे वो अपनी जवानी के दिनों में किया करता था। मूवी में इस तरह के दृश्य देखकर सबको मिशेल के ऊपर नाज होता है। मिशेल भी अपनी मूवी को पूरा कर बहुत खुश है, लेकिन अभी भी उसका एक काम बाकी है। वो अपनी मियाको से जाकर माफी मांगना चाहता है, जो अभी भी जिंदा है। सभी उसके साथ टोक्यो जाते हैं, जहाँ उसके बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं, जिसे देख सभी समझ रहे हैं कि सच में मिशेल एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर रह चुका है। अब मिशेल सबको लेकर मियाको के घर के बाहर खड़ा है। इतने सालों बाद मियाको का हस्बैंड और मिशेल का पुराना दोस्त तारामेशी उसका रास्ता रोकता है, जो खुद भी 2 साल पहले मारा गया था। तारामाशी जो जानता था कि मियाको से शादी करने के बाद भी पूरी तरह से उसकी हो नहीं पाई, और वो मिशेल को उससे मिलने जाने देता है। कमरे में सोफे पर बैठी एक बूढ़ी महिला मिशेल की ही मूवी देख रही है। उसके मन में उम्मीद थी कि मिशेल उससे मिलने जरूर आएगा। वो बूढ़ी और कोई नहीं, मिशेल की माइको है। उसे देख वो रोने लगा और पीछे से उसे गले लगाकर माफी मांगता है।
मियाको जिसे को सुनाई तो नहीं दे रहा, पर वो जानती थी कि मिशेल उससे कितना प्यार करता है, जिसे वो बहुत पहले ही माफ कर चुकी थी। अब मिशेल खुशी खुशी माइको के घर से बाहर आया, जहाँ सब उसका इंतजार कर रहे हैं। आज शांत रात है और हमें मिशेल की मूवी सभी मरे हुए लोगों को दिखाना चाहिए। मिनाको ने हंसते हुए सबको सुझाव दिया। मिशेल भी यही चाहता है। रात में सारी आत्माएं अपने परिवार वालों के साथ मूवी देखते हैं। मिशेल की बहुत तारीफ कर रहे हैं। मिशेल के भी मन को सुकून मिला कि उसके जीते जी नहीं, लेकिन मरने के बाद अपने सपनों को पूरा तो किया। अब आधी रात में मिनाको, नाना, तनाका, काओरी और मिशेल सब साथ में बैठे हैं, क्योंकि कल मिनाको और मिशेल भी दूसरी दुनिया में जाने वाले हैं। आखिरी बार सब अपने दिल की बातें कर रहे हैं। मिनाको अकीरा को भी साथ लेकर जाना चाहती है। वो उससे बात करने को आई। अकीरा ने भी अपने दिल की बात मिनाको को बताई, पर मिनाको जानती है कि अगले ही दिन उन्हें अलग होना पड़ेगा। उसे गले से लगाकर वो बोली, ये मुमकिन नहीं है अकीरा। अकीरा ने दुआ मांगी, भले ही इस जन्म में नहीं, लेकिन अगले जन्म में वो मिनाको से जल्द मिले और हंसी खुशी अपना जीवन यापन करे। अगली सुबह मिनाको खुशी खुशी उठी। दरवाजे पर तनाका उसके इंतजार में खड़ा है। अब वो उसके साथ किसी ऐसी राही की तरह चल पड़ी जिसे अपनी मंजिल के बारे में कोई खबर नहीं, और फिर भी वो बेफिक्र है। इधर नैना काउरी के सामने है। उसे नहीं पता कि अभी तक उसके इस हालत में रहने का क्या मकसद है। उसकी आंखों के सामने अचानक से धुंधलापन छाने लगा, और जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। डॉक्टर्स ने उसके आत्महत्या करने के बाद उसे बचा लिया था, लेकिन वो अब तक कोमा में थी। मगर उसकी आत्मा के इस छोटे से सफर ने उसे जिंदगी का असली मतलब समझा दिया कि जिंदगी कितनी कीमती होती है, और शायद ये भगवान की तरफ से उसके लिए एक तोहफा है। अब उसने अपनी जिंदगी को किसी और के हाथों में नहीं, बल्कि खुद के हाथों में रखकर बेहतर बनाने का तय किया। वो एक बड़ी प्रोड्यूसर बनना चाहती है। कुछ साल बीत गए। रोयो अब काफी बड़ा हो चुका है और टोक्यो में है। नैना ने उसे मिलने बुलाया है। वो उसे अपने कोमा में जाने के बाद की कहानी बताना चाहती है। उसने उस पूरे वाक्य को एक मूवी के रूप में दर्शाया, जिसे लोगों ने बहुत पसंद और सराहा, जिसका नाम है द परेड्स। और इसी के साथ मैं ये कहानी यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।